स्वागत है। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं। जी हाँ। एनसीईआरटी के स्रोतों के आधार पर हम देखेंगे ब्रिटिश भारत में हुए अलग अलग तरह के विद्रोहों को, नागरिक विद्रोह, किसान आंदोलन, आदिवासियों के संघर्ष और मजदूरों के आंदोलन भी। बिल्कुल। और हमारा मकसद है इनकी तह तक जाना। क्यों हुए ये आंदोलन, कैसे हुए, कौन लोग थे इनमें शामिल। सही कहा, क्योंकि अक्सर हम 1857 को ही पहला बड़ा संग्राम मान लेते हैं, लेकिन सच तो ये है कि उससे पहले और बाद में भी लगातार प्रतिरोध चलता रहा, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शक्लों में। हाँ, बिल्कुल सही। स्रोत यही बताते हैं कि 1857 से पहले भी कई नागरिक और आदिवासी विद्रोह हो चुके थे और इनके पीछे मोटे तौर पर दो बड़ी वजहें थीं। क्या वजह थी वो? एक तो अंग्रेजों के आने से जो पुरानी व्यवस्थाएं थी, जो सत्ता के पुराने केंद्र थे, वो कमजोर हुए, और दूसरा आर्थिक बोझ, मतलब लगान बढ़ गया, दूसरे तरीकों से शोषण होने लगा। तो 1857 से पहले के इन विद्रोहों को हम कह सकते हैं कि दो हिस्सों में बांट सकते हैं, नागरिक किसान विद्रोह और आदिवासी आंदोलन। ठीक है, तो चलिए पहले कुछ शुरुआती नागरिक और किसान विद्रोहों से ही शुरू करते हैं। सन्यासी विद्रोह का जिक्र है 1763 से 1800 तक चलाइए। जी। स्रोत बताते हैं कि पूर्वी भारत में, खासकर बंगाल में 1770 का वो भयानक अकाल पड़ा था और अंग्रेजों ने तीर्थयात्राओं पर भी कुछ पाबंदियां लगा दी थीं। ये कारण थे। पर ये सन्यासी कौन थे? क्या सिर्फ साधु थे? नहीं, देखिए, इसमें सिर्फ धार्मिक साधु नहीं थे। स्रोत साफ कहता है कि इन सन्यासियों के साथ वो किसान भी थे जिनकी जमीनें चली गई थी, वो जमींदार जिनकी पुरानी सत्ता कम हो गई थी, और वो सिपाही भी जिनकी पुरानी सेनाओं को अंग्रेजों ने भंग कर दिया था। अच्छा, मतलब कई तरह के लोग शामिल थे। हाँ, ढाका के मजनू शाह फकीर एक बड़े नेता थे। फिर चिराग अली, मूसा शाह, भवानी पाठक और देवी चौधुरानी, ये नाम भी आते हैं। तो क्या इनका कुछ असर हुआ, कुछ कामयाबी मिली इन्हें? हाँ बिल्कुल, उन्होंने कंपनी के सिपाहियों की एक टुकड़ी को हराया था और उनके कमांडर को। ओहो, कमांडर को मार भी दिया? हाँ, मार डाला था। और तो और उन्होंने अपने असर वाले इलाकों में एक तरह की समानांतर सरकार भी चलाई थी। अच्छा। ये सिलसिला करीब 1800 तक चला। फिर गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक लंबा मिलिट्री ऑपरेशन चलाया इनको दबाने के लिए। और एक मजेदार बात, हाँ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जो मशहूर उपन्यास है आनंद मठ, वो इसी सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर है। मतलब पूरी तरह ऐतिहासिक नहीं, पर उसी पर आधारित है। अरे वाह, ये तो दिलचस्प है। अच्छा, इसके बाद आता है रंगपुर का किसान विद्रोह 1783 का। जी, बंगाल में। हाँ, रंगपुर और दिनाजपुर जिलों में। स्रोत कहते हैं कि वजह थी जमींदारों और सरकारी ठेकेदारों का बहुत ज्यादा लगान मांगना। ये तो सीधा सीधा आर्थिक मामला लगता है। हाँ, और इसकी जड़ में थी वो इजारदारी व्यवस्था। इजारदारी व्यवस्था, ये क्या थी? इसमें ऐसा होता था कि सरकार, मतलब कंपनी, लगान वसूलने का ठेका दे देती थी। जो सबसे ऊंची बोली जगाता उसे ठेका मिल जाता। उसे कहते थे इजारदार। अच्छा। अब ये इजारदार क्या करता था? वो किसानों से मनमाना लगान वसूलता था ताकि कंपनी को पैसा दे सके और अपना मुनाफा भी कमा सके। स्रोत 1 में देवी सिंह जैसे एक ठेकेदार का जिक्र है जिसने किसानों पर बहुत जुल्म किए। तो फिर किसानों ने क्या किया? जब उनकी शिकायतें नहीं सुनी गईं तो उन्होंने खुद मोर्चा संभाल लिया। धीरज नारायण को अपना नेता चुना और फिर जमींदारों की कचहरियों पर हमला किया, अनाज के गोदाम लूट लिए। इसमें हिंदू मुसलमान दोनों थे? हाँ बिल्कुल, हिंदू और मुसलमान किसान दोनों साथ थे। बाद में खैर सरकारी फौज ने आकर इसे दबा दिया। ठीक है, अब जरा दक्षिण भारत की तरफ चलें। पोलीगर विद्रोह का जिक्र है 1795 से 1805 तक। ये पोलीगर कौन थे और इनका क्या मसला था? पोलीगर या पलेयक्कराल, ये दक्षिण भारत के आप कह सकते हैं स्थानीय सरदार, ये छोटे राजा टाइप थे। अच्छा। झगड़ा तब शुरू हुआ जब 1781 में आरकोट के नवाब ने तिन्नेवेली और कर्नाटक के इलाकों का कंट्रोल वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। अब ये पोलीगर, जो अपने इलाकों में एक तरह से आज़ाद थे, उन्हें ये बात पसंद नहीं आई। वो अपनी सॉवरेनिटी, अपनी आज़ादी नहीं खोना चाहते थे। बस इसीलिए उन्होंने ब्रिटिश कंट्रोल का विरोध किया। ये कहाँ फैला था? स्रोत बताते हैं तिन्नेवेली, रामनाथपुरम, शिवगंगा, कई जगहें थी। हाँ, काफी बड़े इलाके में फैला था ये। तिरुनेलवेली, रामनाथपुरम, शिवगंगा, शिवगिरी, मदुरै, उत्तरी आरकोट, इन सब जगहों पर। और इसके नेता कौन थे? सबसे बड़ा नाम है पांजालंकुरिची के पोलीगर कट्टा बोम्मन नायकन का।
उन्होंने 1795 से 99 तक अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। आखिरकार उन्हें पकड़कर फांसी दे दी गई। तो अच्छा, फिर त्रावणकोर में वेलुथम्पी का विद्रोह भी है 1808-1809 का। ये तो दीवान थे, है ना? हाँ। एक दीवान अंग्रेजों से भिड़ गए। जी हाँ, वेलुथम्पी त्रावणकोर के दीवान थे। स्रोदेक के मुताबिक विद्रोह तब शुरू हुआ जब अंग्रेजों ने उन्हें दीवान के पद से हटाने की कोशिश की। क्यों हटाना चाह रहे थे? इसकी एक बड़ी वजह थी वो सहायक संधि, सब्सिडियरी अलायंस जिसे हाँ, कहते हैं। सुना है इसके बारे में। इस संधि से होता यह था कि राज्य को अपने आप ब्रिटिश फौज रखनी पड़ती थी और उसका सारा खर्चा भी उठाना पड़ता था। इससे राज्य पर जबरदस्त माली बोझ पड़ता था। वेलुथम्पी इसी बोझ का विरोध कर रहे थे। मतलब ये संधि एक तरह से अपनी आज़ादी गिरवी रखने जैसा था और ऊपर से पैसा भी देना पड़ता था। तो फिर इस विद्रोह का क्या हुआ? वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लिए। लड़ाई हुई, उन्हें गंभीर चोटें आईं और उनकी मौत हो गई। अंग्रेजों ने विद्रोह तो कुचल ही दिया, पर उन्होंने बदला लेने के लिए उनके शव को सरेआम फांसी पर लटका दिया, एक तरह से दहशत फैलाने के लिए। बहुत क्रूर। अच्छा, अब ओडिशा के पाइका विद्रोह की बात करते हैं, 1817 का। स्रोत 1 में रंगपुर वाले जिक्र में भी पाइका विद्रोह आया था, पर स्रोत 2 इसे 1817-18 में ओडिशा में बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में अलग बताता है। हाँ, ये अलग घटनाएं हैं। स्रोत 1 और 2 दोनों ही ओडिशा वाले 1817-18 के पाइका विद्रोह की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो ये पाइका कौन थे? पाइका जो थे वो ओडिशा के पारंपरिक जमीनी सैनिक थे। मतलब उन्हें उनकी मिलिट्री सर्विस और पुलिस के काम के बदले पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन मिलती थी जिस पर लगान नहीं लगता था। लगान मुक्त जमीन। हाँ, लेकिन जब अंग्रेजों ने ओडिशा पर कब्जा किया और नई रेवेन्यू पॉलिसी लागू की तो इन पाइकों की जमीनें छिन गई। बस इसी से उनमें जबरदस्त गुस्सा फैल गया। और इसका नेतृत्व किसने किया? इसका नेतृत्व किया बख्शी जगबंधु विद्याधर ने। वो खुर्दा के राजा के पुराने सेनापति थे। उन्हें कुजंग के राजा मुकुंद देव का भी साथ मिला था। पाइकों ने जोरदार हमला किया और कंपनी की सेना को पीछे हटना पड़ा। इसी को पाइका विद्रोह कहते हैं। समझ गई। चलिए अब 19वीं सदी के मध्य की तरफ बढ़ते हैं। कुछ और किसान और आदिवासी आंदोलनों को देखते हैं। टीपू सुल्तान के बाद मैसूर में क्या हुआ? स्रोत 1 में मैसूर विद्रोह 1830-31 का जिक्र है। हाँ, टीपू की हार के बाद मैसूर पर एक तरह से अंग्रेजों का ही कंट्रोल हो गया था। तो उन्होंने राज्य पर फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया। कैसे? जमींदारों से रेवेन्यू की मांग बहुत बढ़ा दी और जो लोकल अफसर थे उनमें भी करप्शन बढ़ गया था। इससे किसानों में बहुत असंतोष फैला। ये विद्रोह पहले मैसूर के नागर प्रांत में शुरू हुआ, फिर दूसरे इलाकों में भी फैल गया। इसमें किसान भी शामिल थे? हाँ, क्रेमसी के एक आम रैयत थे सरदार मल्ला। उनके नेतृत्व में किसान भी इसमें कूद पड़े। और नतीजा? काफी संघर्ष हुआ, लेकिन आखिर में ब्रिटिश सेना ने कंट्रोल वापस ले लिया और विद्रोह दबा दिया। इसके बाद मैसूर का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सीधे ब्रिटिश कमिश्नरों के हाथ में चला गया। ठीक है। अब मालाबार का मोपला विद्रोह, ये तो बहुत लंबा चला। 1835 से लेकर 1921 तक का जिक्र है और इसके कारण भी बड़े जटिल लगते हैं। जमीन, धर्म, सब कुछ मिला जुला था। हाँ, ये काफी पेचीदा मामला था। ये असल में मालाबार के मोपलाओं, जो ज्यादातर मुस्लिम किसान या काश्तकार थे, और वहां के जमींदारों, जिन्हें जिन्मी कहते थे, और जो ज्यादातर ऊंची जाति के हिंदू थे, के बीच का तनाव था। तो ब्रिटिश शासन ने इसमें क्या भूमिका निभाई? ब्रिटिश शासन आने के बाद जिन्मियों के अधिकार और मजबूत हो गए, जबकि किसानों के अधिकार कमजोर पड़ गए। जमीन पर जो टेन्योर सिस्टम था, जिन्मी व्यवस्था, वो एक बड़ा मुद्दा था। किसानों के पास जमीन पर कोई पक्का हक नहीं था। और धर्म का क्या एंगल था? वो भी था। जो निचली जातियां थीं, जैसे चेरुमार, जो पहले कृषिदास जैसे थे, वो बेहतर सामाजिक स्थिति के लिए इस्लाम अपना रहे थे, और कई मोपला आप सिर्फ खेतीहर मजदूर बनकर रह गए थे। ऊपर से अदालतें और पुलिस भी अक्सर जमींदारों का ही पक्ष लेती थी। इसीलिए ये बार बार भड़कता रहा। हाँ, स्रोत 1 के हिसाब से पहला बड़ा विस्फोट 1836 में हुआ, फिर 1841 और 1849 में ये और गंभीर हो गया। और इन विद्रोहों में ना शहादत का पहलू बहुत मजबूत था। शहादत मतलब मोपलाओं में ये भावना थी कि जुल्म के खिलाफ लड़ते हुए मारे जाने पर सीधे जन्नत मिलेगी। इसके उदाहरण 1882, 1885, 1876 में भी मिलते हैं। स्रोत 2 में बाद के 1921 वाले मोपला विद्रोह का भी जिक्र है, जिसके नेता सैयद अली और सैयद फजल बताए गए हैं। काफी जटिल। अच्छा, अब आते हैं बंगाल के नील विद्रोह पर, 1859-60 का। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। हाँ, बिल्कुल। ये सत्ता व्यवस्था क्या थी जिसके खिलाफ ये हुआ? देखिए, सत्ता एक तरह का एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट था। ये रैयतवाड़ी सिस्टम के तहत ही था।
मतलब जमीन तो किसान की थी, पर यहाँ जो यूरोपियन नील बागान मालिक थे वो किसानों को मजबूर करते थे कि वो अपनी मर्जी की फसल जैसे चावल वगैरह ना उगाकर नील उगाए। वो किसानों से इस सत्ता पर साइन करवा लेते थे। इसमें थोड़ा सा पैसा एडवांस मतलब पेशगी के तौर पर देते थे। अच्छा, फिर तो ठीक ही था। नहीं, ठीक नहीं था। उस एडवांस पर ब्याज की दर इतनी ज्यादा होती थी कि किसान कर्ज के जाल में बुरी तरह फंस जाता था। एक बार कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो उससे निकलना नामुमकिन जैसा था। ओह, तो ये विद्रोह फैला कैसे और नेता कौन थे? मार्च 1859 में बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से शुरुआत हुई। हजारों मैयतों ने कहा कि हम नील नहीं उगाएंगे और उन्होंने बागान मालिकों पर हमला कर दिया। और ये फिर फैल गया? हाँ, बहुत तेजी से फैला। किसानों ने बागान मालिकों का सोशल बॉयकॉट कर दिया। उनके एजेंट जो गोमस्ते कहलाते थे उनका भी बहिष्कार किया। रैयत अपने तलवार, भाले, तीर कमान, यहाँ तक कि रसोई के बर्तन लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लगे। औरतें भी पीछे नहीं थीं। इसके मुख्य नेता कौन थे? रदिया जिले के दिगंबर बिस्वास और विष्णु बिस्वास का नाम प्रमुख है। मालदा के रफीक मंडल, पाबना के कादर मोल्ला जैसे और भी स्थानीय नेता थे। कमाल की बात यह है कि नरेल के राम रतन मल्लिक जैसे कुछ जमींदारों ने भी रैयतों का साथ दिया। इसका कोई बड़ा असर हुआ? बहुत बड़ा असर हुआ। दीनबंधु मित्र ने अपना नाटक लिखा नील दर्पण 1859-60 में। उसमें नील किसानों की जो हालत दिखाई गई उससे बंगाल का पढ़ा लिखा तबका हिल गया। उन्होंने भी विद्रोह का समर्थन किया। इस विद्रोह ने दिखा दिया कि किसान अगर एक हो जाए तो वो कितने ताकतवर हो सकते हैं, जुल्म का मुकाबला कर सकते हैं। ये तो वाकई एक अहम मोड़ था। अच्छा, कोल्हापुर में गडकरी विद्रोह 1844 का भी जिक्र है। स्रोत 2 इसे 1846 का बताता है। ये गडकरी कौन थे? स्रोत 1 के हिसाब से गडकरी वो थे जो मराठा किलों की हिफाजत करते थे। ये उनका पुश्तैनी काम था। अच्छा, वंशानुगत सैनिक। हाँ, जब अंग्रेजों ने कोल्हापुर इलाके में एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव किए तो इन गडकरियों की नौकरी खत्म कर दी गई। साथ में नई लैंड रेवेन्यू पॉलिसी भी लागू हुई। बस इसी से उनमें गुस्सा फैल गया। और ये किसके खिलाफ था? ये वहां के एडमिनिस्ट्रेटर दाजी कृष्ण पंडित के खिलाफ था। गडकरियों ने समनगढ़ और भूदरगढ़ किलों पर कब्जा भी कर लिया था। स्रोत 2 में जो 1846 की तारीख और कारण राजस्व नीति बताया गया है वो शायद इसी विद्रोह से जुड़ा हो सकता है तारीखों में थोड़ा फर्क हो सकता है। चलिए, आप कुछ आदिवासी आंदोलनों पर आते हैं। हाँ, खासी विद्रोह 1783 से 1833 तक। स्रोत 1 कहता है कि ये सड़क बनाने की योजना के कारण हुआ, जबकि स्रोत 2 इसे 1829-32 का बताकर नेता तिरुत सिंह और कारण ब्रिटिश कब्जा बताता है। हाँ, इसमें दोनों बातें सही लगती हैं। अंग्रेज एक सड़क बनाना चाहते थे, मिलिट्री और ट्रेड के लिहाज से जरूरी थी। ये ब्रह्मपुत्र घाटी को सिलहट से जोड़ती और खासी पहाड़ियों से होकर जाती थी। और खासी लोगों को ये पसंद नहीं आया। बिल्कुल नहीं। उन्हें बाहरी लोगों का जैसे मजदूर वगैरह का अपने इलाके में आना पसंद नहीं था। खासी चीफ थे तिरुत सिंह। उनके नेतृत्व में खासियों ने, गारो और दूसरी जनजातियों ने भी इसका जबरदस्त विरोध किया। तो ये इतना लंबा क्यों चला, 1783 से 1833? शायद स्रोत 1 की ये लंबी टाइमलाइन दिखाती है कि ये विरोध लंबे समय तक चला, और स्रोत 2 का जो 1829-32 का टाइम है वो शायद इसका सबसे तेज वाला दौर था, जब तिरुत सिंह लीड कर रहे थे। आखिरकार 1833 में ब्रिटिश सेना ने इसे दबा दिया। ठीक है, फिर खानदेश में भील विद्रोह है 1818-19 का। ये बाहरी लोगों से क्यों डर रहे थे? स्रोत 1 के अनुसार 1818 में जब अंग्रेजों ने खानदेश पर कब्जा किया तो वहां के भील आदिवासियों को लगा कि अब बाहरी लोग आएंगे, उनकी जमीनें छिन जाएंगी, उनकी आज़ादी खत्म हो जाएगी। इसी डर से वो आशंकित थे। और क्या किसी ने उन्हें भड़काया भी था? कहा जाता है कि पेशवा बाजीराव द्वितीय के मंत्री थे त्र्यंबक जी डेंगले। उन्होंने भीलों को अंग्रेजों के खिलाफ भड़काया था। 1819 में छोटे छोटे भील ग्रुप्स ने मैदानी इलाकों में छापे मारने शुरू कर दिए। अंग्रेजों ने क्या किया? उन्होंने मिलिट्री एक्शन भी लिया और साथ में कुछ रियायतें देकर उन्हें शांत करने की कोशिश भी की, मतलब सुलह का रास्ता भी अपनाया। स्रोत 2 में 1817 में सेवाराम के नेतृत्व में एक भील विद्रोह का जिक्र है, जिसका कारण कृषि संकट बताया गया है। हो सकता है ये उसी बड़े असंतोष का हिस्सा हो। बाद में 1913 में गोविंद गुरु के नेतृत्व में भी एक सुधारवादी भील आंदोलन हुआ था। अच्छा, अब पश्चिमी घाट में रामोसी विद्रोह 1822-1829, इसके क्या कारण थे? रामोसी पश्चिमी घाट की एक पहाड़ी जनजाति थी
जब अंग्रेजों ने मराठा इलाके अपने कब्जे में लिए और अपना एडमिनिस्ट्रेशन लागू किया, तो रामोसियों का जो पारंपरिक काम था वो छिन गया। उनकी रोजी रोटी का जरिया खत्म हो गया। तो उन्होंने क्या किया? स्रोत एक बताता है कि 1822 में चित्तूर सिंह के नेतृत्व में उन्होंने सतारा के आसपास लूटपाट शुरू कर दी। फिर 1825-26 में पुणे के पास अकाल पड़ा, अनाज की कमी हुई, तो उमाजी नाइक के नेतृत्व में वो फिर उठ खड़े हुए। स्रोत 2 चित्तूर सिंह के साथ प्रताप दत्तात्रेय पाटकर का नाम भी देता है, और कारण ब्रिटिश शासन बताता है। अंग्रेजों ने इन्हें कैसे संभाला? बल प्रयोग तो किया ही, साथ में उन्हें शांत करने के लिए जमीनें दी और उन्हें पहाड़ी पुलिस में नौकरी भी दी। क्या ये आंदोलन बाद में भी चला? हाँ, ये दिलचस्प है। स्रोत 1 और 2 दोनों बताते हैं कि ये 1877-87 में फिर से उभरा, और इस बार इसका नेता था वासुदेव बलवंत फड़के। ये वाला दौर उस समय पड़े अकाल और सरकारी मदद की कमी से जुड़ा था। शुरुआत में ये हिंसक था, पर बाद में काफी हद तक शांतिपूर्ण हो गया। असम में अहोम विद्रोह 1828 to 1833, यहाँ क्या हुआ? क्या कोई वादा तोड़ा गया था? हाँ, बिल्कुल। अंग्रेजों ने पहले बर्मा युद्ध 1824 to 26 के बाद वादा किया था कि वो असम छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन वो गए नहीं। युद्ध खत्म होने के बाद वो पीछे हटने के बजाय अहोमों के इलाकों को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करने लगे। इसी वादा खिलाफी के खिलाफ अहोम राजघराने के एक दावेदार थे गुमधर कुंवर। उनके नेतृत्व में 1828 में विद्रोह हुआ। क्या ये सफल रहा? शुरुआत में तो अंग्रेजों ने इसे दबा दिया, लेकिन शायद उन्हें लगा कि मामला गंभीर है, तो उन्होंने अपनी पॉलिसी बदली। उन्होंने ऊपरी असम का इलाका एक अहोम राजकुमार महाराजा पुरंदर सिंह नरेंद्र को सौंप दिया। तो एक तरह से अहोम राज्य का कुछ हिस्सा फिर से बहाल हो गया। स्रोत 2 भी 1828-23 में गोंदर कुंवर के नेतृत्व की पुष्टि करता है। ठीक है। छोटा नागपुर में कोल विद्रोह 1831-1832, क्या यहाँ भी बाहरी लोगों का दखल ही वजह थी? हाँ, ये एक मुख्य वजह थी। छोटा नागपुर के कोल आदिवासी लंबे समय से अपने मुखियाओं के अंडर में काफी आजादी से रह रहे थे, लेकिन ब्रिटिश शासन के साथ बाहरी लोग आए, जिन्हें वो दिकू कहते थे। दिकू? हाँ, मतलब बाहरी लोग जैसे साहूकार, व्यापारी, ये लोग उनके इलाके में घुस आए और धीरे धीरे उनकी जमीनों पर कब्जा करने लगे। बस इसी बाहरी दखल और जमीन छीनने के खिलाफ कोल लोगों ने विद्रोह कर दिया। स्रोत 2 इसके नेता के तौर पर बुद्धू भगत का नाम बताता है। अच्छा, और ये पागलपंथी विद्रोह 1825 से 35, ये क्या था? कोई धार्मिक पंथ था जो जमींदारों से लड़ रहा था? हाँ, कुछ ऐसा ही। पागलपंथी उत्तरी बंगाल में करम शाह ने एक आधा धार्मिक टाइप का पंथ शुरू किया था। इसमें हिंदू, मुस्लिम, आदिवासी सब शामिल थे। और उन्होंने जमींदारों का विरोध क्यों किया? करम शाह के बेटे थे टीपू शाह। उनके नेतृत्व में इस आंदोलन ने जमींदारों के जुल्म के खिलाफ एक किसान आंदोलन का रूप ले लिया। स्रोत 1 के अनुसार टीपू शाह ने किसानों के हक की बात की। उन्होंने जमींदारों से लड़ने के लिए हाजोंग और गारो जनजातियों का साथ लिया, काश्तकारों के अधिकारों की मांग की। 1833 तक आंदोलन काफी हिंसक हो गया था, जिसे बाद में सरकार ने दबा दिया। ठीक है, अब 19वीं सदी के दूसरे हिस्से के कुछ और बड़े संघर्षों को देखते हैं। संथाल विद्रोह 1855 से 56, ये तो 1857 के ठीक पहले हुआ था। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण। ये दामिने को क्या था और वहां क्या हुआ? संथाल एक बहुत मेहनती खेती करने वाली जनजाति थी। अंग्रेजों ने उन्हें राजमहल की पहाड़ियों के नीचे के इलाकों में बसने के लिए बढ़ावा दिया था। 1832 तक उनके लिए खास इलाका बना दिया गया, जिसे दामीन ए कोह कहा गया, मतलब पहाड़ियों का किनारा। तो फिर दिक्कत क्या हुई? दिक्कत यह हुई कि जल्द ही वो पुलिस, रेवेन्यू अफसरों, जमींदारों और खासकर साहूकारों के शोषण का शिकार होने लगे। साहूकार बहुत ज्यादा ब्याज लेते थे और कर्ज न चुका पाने पर उनकी जमीनें, उनके जानवर सब छीन लेते थे। और कुछ? हाँ, उनकी जो पारंपरिक खेती का तरीका था, झूम खेती, उस पर भी रोक लगा दी गई थी। इन सब वजहों से उनमें जबरदस्त गुस्सा भर गया था। इसका नेतृत्व किसने किया और उनका मकसद क्या था? इसका नेतृत्व किया 2 भाइयों, सिद्धू और कान्हू ने। उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब कंपनी का राज खत्म होगा और उनका अपना आजाद राज स्थापित होगा। जी। ये विद्रोह भागलपुर से लेकर राजमहल तक फैल गया। उन्होंने साहूकारों और अंग्रेज अफसरों पर हमले किए और अंत? इसे 1856 तक बहुत बेरहमी से कुचल दिया गया। सिद्धू और कान्हू दोनों मारे गए, लेकिन इस विद्रोह ने अंग्रेजों को हिला दिया था। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने संथालों को शांत करने के लिए संथाल परगना नाम से एक अलग जिला बना दिया,
जहां उनके कुछ पारंपरिक कानूनों को मान्यता मिली। स्रोत 2B 1855-56 में सिद्धू और कानू के नेतृत्व की पुष्टि करता है। समझ गई। अब बंगाल में पाबना विद्रोह 1873-1875 पर आते हैं। ये अधिभोग अधिकार या ऑक्यूपेंसी राइट्स क्या थे जिनके लिए ये संघर्ष हुआ? देखिए, 1859 में एक कानून बना था, एक्ट एक्स ऑफ 1859। इसने कुछ शर्तों के साथ किसानों को उनकी जमीन पर एक तरह का पक्का कब्जा दिया था, जिसे अधिभोग अधिकार कहते थे। मतलब उन्हें आसानी से बेदखल नहीं किया जा सकता था। तो जमींदार क्या कर रहे थे? जमींदार कई तरीकों से किसानों को यह अधिकार लेने से रोक रहे थे और गैर कानूनी तरीके से लगान भी बढ़ा रहे थे। बस इसी के विरोध में मई 1873 में पाबना जिले के यूसुफ शाही परगना में किसानों ने एक एग्रेरियन लीग मतलब कृषि संघ बनाया। उन्होंने विरोध कैसे किया? उन्होंने मीटिंगें की, चंदा इकट्ठा किया और मिलकर संघर्ष किया। रैलियों में अक्सर सींग और ढोल बजाकर लोगों को बुलाते थे। उन्होंने लगान देना बंद कर दिया, लगान हड़ताल। क्या ये हिंसक था? नहीं, दिलचस्प बात यह है कि उनका संघर्ष ज्यादातर कानूनी दायरे में और अहिंसक था। उनका मकसद जमींदारों की नाजायज मांगों का विरोध करना था, न कि जमींदारी सिस्टम को ही खत्म करना। आखिरकार सरकार को दखल देना पड़ा और 1885 का बंगाल टेनेंसी एक्ट पास हुआ, जिससे किसानों के अधिकारों को कुछ और सुरक्षा मिली। इस पर पढ़े लिखे लोगों और बाकी ग्रुप्स का क्या रुख था? बंगाली बुद्धिजीवियों में इसको लेकर थोड़ी अलग अलग राय थी। बंकिम चंद्र चटर्जी जैसे लोगों ने किसानों का साथ दिया, तो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के इंडियन एसोसिएशन ने विरोध किया। शायद उन्हें लगा कि ये जमींदारों के ज्यादा खिलाफ जा रहा है। और जमींदारों का जो संगठन था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, उसने ऐसे हिंदू मुस्लिम का रंग देने की कोशिश की, क्योंकि ज्यादातर जमींदार हिंदू थे और किसान मुस्लिम। लेकिन स्रोत 1 साफ कहता है कि इसमें सांप्रदायिक बात बहुत कम थी। स्रोत 2 इसके नेताओं में ईश्वर रॉय, साबूपाल और खुदी मुल्ला का जिक्र करता है, जो शायद लोकल लेवल के या अलग-अलग समय के नेता रहे होंगे। ठीक है। दक्कन दंगे 1874-75, इसमें निशाना साहूकार थे। हाँ, ये विद्रोह मुख्य रूप से दक्कन के जिलों, खासकर पूना और अहमदनगर में साहूकारों के खिलाफ था। ये रैयतवाड़ी इलाके थे। यहाँ क्या हुआ था? हुआ ये कि 1864 में अमेरिका का सिविल वॉर खत्म हुआ, तो कपास की कीमतें धड़ाम से गिर गईं। यहाँ के किसान कपास उगाते थे, तो उन पर बहुत बुरा असर पड़ा। उधर सरकार ने लगान कम करने के बजाय बढ़ा दिया था। तो किसान कर्ज में डूब गए होंगे। बिल्कुल। और साहूकार, जो ज्यादातर मारवाड़ी गुजराती थे, वो इस मौके का फायदा उठा रहे थे। मनमाना ब्याज वसूल रहे थे। किसानों की जमीन, जानवर, घर-बार सब हड़प रहे थे। बस इसी शोषण के खिलाफ किसानों का गुस्सा फूटा। उन्होंने साहूकारों के घरों पर हमले किए, उनके बही खाते, कर्ज के कागजात जला दिए। स्रोत 2B से 1875 में महाराष्ट्र में हुए दंगों के रूप में बताता है। और फिर आता है बिरसा मुंडा का विद्रोह या उलगुलान 1899-1900। ये तो बहुत ही अहम माना जाता है। निश्चित रूप से। ये छोटा नागपुर पठार में, मतलब रांची के दक्षिण में हुआ। और 1860 से 1920 के बीच जितने भी आदिवासी विद्रोह हुए, उनमें ये सबसे महत्वपूर्ण गिना जाता है। ये सिर्फ विद्रोह का या कुछ और भी? ये सिर्फ विद्रोह नहीं था, ये एक राजनीतिक और धार्मिक दोनों तरह का आंदोलन था। इसके पीछे वजहें क्या थी? कई वजहें थी। आदिवासियों की जो पारंपरिक सामूहिक खेती की व्यवस्था थी, खुंडकटी जिसे कहते थे। खुंडकट्टी? हाँ, मतलब जंगल साफ करके जमीन बनाने वाले परिवार का उस पर सामूहिक अधिकार। उसे जमींदारी व्यवस्था लाकर खत्म किया जा रहा था। साहूकार और जंगल के ठेकेदार उनका शोषण कर रहे थे। और जो ईसाई मिशनरी थे, वो उनकी संस्कृति की आलोचना करते थे। उससे भी उनमें नाराजगी थी। एक और चीज थी बेगारी, मतलब जबरदस्ती बिना पैसे के काम करवाना। स्रोत 2 इसका भी जिक्र करता है। बिरसा मुंडा का लक्ष्य क्या था? बिरसा ने खुद को भगवान का दूत बताया। उनका लक्ष्य था मिशनरियों, साहूकारों, हिंदू जमींदारों और अंग्रेजी सरकार सबको बाहर निकालना और एक मुंडा राज बनाना, जिसके राजा वो खुद होते। उन्होंने अपने लोगों को इकट्ठा किया, तीर कमान से लैस होकर पुलिस स्टेशन, सरकारी दफ्तर, चर्च, मिशनरियों पर हमले किए और अपने राज के निशान के तौर पर सफेद झंडा फहराया। इसका अंत कैसे हुआ? 1900 में बिरसा मुंडा को पकड़ लिया गया और कुछ ही समय बाद जेल में हैजे से उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के साथ ही ये उलगुलान, मतलब महान हलचल भी खत्म हो गया। लेकिन क्या इसका कोई असर हुआ? हाँ, असर हुआ। सरकार को आदिवासियों की समस्याओं पर ध्यान देना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि 1908 में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट बना। इससे आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को देना मुश्किल हो गया। और इस विद्रोह ने यह भी दिखा दिया कि आदिवासी भी संगठित होकर ताकतवर सत्ता को चुनौती दे सकते हैं। बिल्कुल।
अब 20वीं सदी के शुरुआती आंदोलनों को देखते हैं। यूपी में एका आंदोलन 1921, क्या ये फिर से ऊंचे लगान का ही मामला था? हाँ, ये 1921 के आखिर में संयुक्त प्रांत मतलब आज के उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच, सीतापुर जिलों में फैला। मुख्य मुद्दा था बहुत ज्यादा लगान, मतलब जो रिकॉर्ड में लगान था उससे 50% या उससे भी ज्यादा वसूला जा रहा था। और लगान वसूलने वाले जो ठेकेदार या बटाईदार, वो भी बहुत जुल्म करते थे। इस आंदोलन का तरीका क्या था? इसमें किसान एक जगह जमा होते थे और एक धार्मिक रस्म करते थे। गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाते थे कि सिर्फ सही लगान ही टाइम पर देंगे, जमीन से निकाले जाने पर जमीन नहीं छोड़ेंगे, बेगार नहीं करेंगे और पंचायत का फैसला मानेंगे। बेगार मतलब वो जबरदस्ती काम करवाना? हाँ, बिना पैसे के। वो समय बहुत आम था। शुरुआत में इस आंदोलन को कांग्रेस और खिलाफत के नेता चला रहे थे, लेकिन बाद में इसकी कमान मदारी पासी और सहरेब जैसे लोकल निचली जातियों के नेताओं के हाथ में आ गई। क्या ये पूरी तरह अहिंसक था? ये पिछले किसान सभा आंदोलनों से थोड़ा कम अहिंसक था। इसमें जमींदारों और तालुकदारों के घरों पर हमले भी हुए। मार्च 1922 तक सरकार ने इसे सख्ती से दबा दिया। स्रोत 2 भी 1921 में अवध में मदारी पासी के नेतृत्व की पुष्टि करता है। ठीक है, अब आंध्र प्रदेश में रंपा विद्रोह 1922-24 और अल्लूरी सीताराम राजू, इनका क्या महत्व है? ये आंध्र के गोदावरी एजेंसी के पहाड़ी रंपा इलाके में हुआ। यहाँ 19वीं सदी में भी कई विद्रोह हुए थे। ये मुख्य रूप से साहूकारों के शोषण और अंग्रेजों के जो सख्त जंगल कानून थे उनके खिलाफ था। जंगल कानूनों से क्या दिक्कत थे? इन कानूनों ने आदिवासियों के जंगल में जो पारंपरिक अधिकार थे, जैसे जानवर चराना, लकड़ी लेना, फल इकट्ठा करना, उन पर रोक लगा दी थी। और अल्लूरी सीताराम राजू? वो इसके नेता थे। उनके बारे में कहा जाता था कि उनमें ज्योतिष की और बीमारियां ठीक करने की चमत्कारी शक्तियां हैं। क्या वो गांधी जी से प्रभावित थे? हाँ, स्रोत 1 कहता है कि वो गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से बहुत इंस्पायर्ड थे। लोगों को खादी पहनने, शराब छोड़ने को कहते थे, लेकिन उनका मानना था कि भारत को आज़ादी सिर्फ बल प्रयोग से, मतलब हिंसा से ही मिल सकती है, अहिंसा से नहीं। इसीलिए उन्होंने पुलिस स्टेशनों पर हमले किए, अंग्रेज अफसरों को निशाना बनाया, गुरिल्ला युद्ध का तरीका अपनाया। मई 1924 में राजू पकड़े गए और उन्हें मार दिया गया। उसके बाद ये विद्रोह भी खत्म हो गया। स्रोत 2 भी 1922-24 में अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व और वन नियंत्रण को कारण बताता है। स्रोत और भी कई आंदोलनों के नाम गिनाते हैं। कूका, कित्तूर, सावंतवाड़ी, फराजी, खोंड, भूइया, कच्चा, नागा, नायकड़ा, चिंचू, नागा, बिजोलिया, चंपारण, खेड़ा, तेभागा, तेलंगाना। लिस्ट बहुत लंबी है। हाँ, बहुत लंबी लिस्ट है। संक्षेप में ये इतनी ज्यादा विविधता हमें क्या बताती है? ये विशाल विविधता यही दिखाती है कि ब्रिटिश शासन और उसके शोषण के खिलाफ जो प्रतिरोध था, वो किसी एक इलाके या एक ग्रुप तक सीमित नहीं था। ये पूरे देश में अलग अलग समय पर किसानों, आदिवासियों और दूसरे ग्रुप्स द्वारा लगातार चलता रहा। हर आंदोलन के अपने लोकल कारण थे। हाँ, बिल्कुल। कहीं लगान ज्यादा था, कहीं जमींदार जुल्म कर रहे थे, कहीं जंगल के कानून थे, कहीं साहूकार लूट रहे थे, कहीं पारंपरिक अधिकार छीने जा रहे थे। लेकिन अगर हम इन सबको एक साथ देखें तो ये औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ एक लगातार चलने वाले संघर्ष की तस्वीर बनाते हैं। और ये आम लोगों की क्षमता भी दिखाते हैं। बिल्कुल, ये दिखाते हैं कि आम लोगों में, दबे कुचले समझे जाने वाले ग्रुप्स में भी अपने हक के लिए लड़ने और सत्ता को चुनौती देने की जबरदस्त ताकत थी। जैसे कूका आंदोलन धर्म और राजनीति से जुड़ा था, फराइजी आंदोलन काश्तकारों के हक के लिए था, तो तेभागा आंदोलन बटाईदारों का फसल में हिस्सा बढ़ाने के लिए था। ठीक है, अंत में अब जरा मजदूर वर्ग के आंदोलनों पर आते हैं, जो लगभग 1899 से शुरू हुए। उस समय भारत में फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों की हालत कैसी थी? देखिए, जैसे जैसे भारत में इंडस्ट्रीज लगी, कपड़ा मिलें, जूट मिलें, रेलवे वगैरह, एक नया क्लास उभरा, इंडस्ट्रियल वर्कर्स का। स्रोत 1 बताता है कि उनकी हालत बहुत ही खराब थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी यूरोप अमेरिका में औद्योगिकीकरण के शुरुआती दौर में थी। क्या क्या दिक्कतें थीं? बहुत कम तनख्वाह, काम के घंटे बहुत लंबे, मतलब 12-16 घंटे आम बात थी। काम करने की जगहें गंदी, अनसेफ, सेहत के लिए खतरनाक, बाल मजदूरी बड़े पैमाने पर थी और रहने खाने जैसी बेसिक सुविधाओं की भी कमी थी। तो क्या किसी ने उनकी हालत सुधारने की कोशिश की? हाँ, शुरुआत में कुछ समाज सुधारकों ने, कुछ परोपकारी लोगों ने कोशिश की। पहली हड़ताल कब हुई
और वो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC कब बनी? पहली बड़ी हड़ताल 1899 में ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे में हुई थी। उसे लोकमान्य तिलक जैसे राष्ट्रवादी नेताओं का सपोर्ट भी था। स्रोत 1 में नागपुर 1877, अहमदाबाद 1895, बॉम्बे 1908, 1918 और 1928 जो 6 महीने चली थी, और जमशेदपुर टिस्को 1922 की बड़ी हड़तालों का भी जिक्र है। लेकिन मजदूर आंदोलन के इतिहास में एक बड़ा मोड़ आया 31 अक्टूबर 1920 को, जब AITUC यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनी। AITUC के बड़े नेता कौन थे और उसके मकसद क्या थे? इसके पहले प्रेसिडेंट थे लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, CR दास, CF एंड्रयूज, NM जोशी जैसे कई बड़े राष्ट्रवादी नेता इसके बनने और शुरुआती सालों से जुड़े थे। तो ये सिर्फ मजदूरों की आर्थिक मांगों के लिए थी? नहीं, सिर्फ आर्थिक मांगे नहीं। AITUC ने कांग्रेस के स्वराज के नारे का समर्थन किया और कोशिश की कि मजदूरों और किसानों के मुद्दों को देश की आज़ादी की लड़ाई के साथ जोड़ा जाए। क्या सरकार ने मजदूरों की हालत सुधारने के लिए कुछ किया? वो फैक्ट्री एक्ट्स का जिक्र है। हाँ, मजदूरों के बढ़ते असंतोष और कुछ हद तक ब्रिटेन में जो सुधार हो रहे थे, उसके दबाव में सरकार ने टाइम टाइम पर कुछ कानून बनाए। इन्हें फैक्ट्री एक्ट्स कहते हैं। जैसे? पहला एक्ट आया 1881 में, लॉर्ड रिपन के टाइम। इसने 7 साल से कम के बच्चों के काम करने पर रोक लगाई और 7 से 12 साल के बच्चों के काम के घंटे तय किए। मशीनों के आसपास बाड़ लगाने जैसे कुछ सेफ्टी रूल्स भी थे। और उसके बाद? फिर 1891 में दूसरा एक्ट आया, लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम। इसने 9 साल से कम के बच्चों पर रोक लगाई, 9 से 14 साल के बच्चों के घंटे और कम किए, और पहली बार औरतों के लिए हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी जरूरी की। पुरुषों के लिए भी कुछ हुआ? हाँ, वो हुआ 1911 के एक्ट में, लॉर्ड हार्डिंग के टाइम। पहली बार वयस्क पुरुष मजदूरों के लिए भी काम के घंटे लिमिट किए गए, दिन में 12 घंटे। और बाद में भी एक्ट आए? जी हाँ, 1922, 1934, 1944 में भी एक्ट आए। उनमें बाल मजदूरी पर और सख्ती हुई, मजदूरों का क्लासिफिकेशन हुआ, तनख्वाह कैसे मिलेगी उसके नियम बने, आराम के घंटे तय हुए, फैक्ट्रियों में कैंटीन वगैरह की सुविधा के नियम बने। तो इन तमाम किसान, आदिवासी और मजदूर आंदोलनों पर आधारित इन स्रोतों की हमारी इस पूरी पड़ताल से क्या मुख्य बात निकल कर आती है? देखिए, मुख्य बात यही है कि ये सारे आंदोलन भले ही अक्सर लोकल मुद्दों पर और अपनी खास शिकायतों पर फोकस कर रहे थे, लेकिन अगर हम इन सबको मिलाकर देखें तो ये औपनिवेशिक शोषण और अंग्रेजी राज के लाए बदलावों के खिलाफ एक लंबे, गहरे और लगातार चलने वाले प्रतिरोध का इतिहास दिखाते हैं। और ये उन बड़े राष्ट्रवादी आंदोलनों से पहले भी थे और उनके साथ भी चल रहे थे। बिल्कुल, ये उन बड़े आंदोलनों से बहुत पहले शुरू हो गए थे, जिनके बारे में हम ज्यादा पढ़ते हैं और उनके साथ साथ चलते भी रहे। ये दिखाते हैं कि अलग अलग दबे हुए ग्रुप्स, किसान, आदिवासी, मजदूर, उनमें अपनी हालत बदलने और सत्ता को चुनौती देने की कितनी जबरदस्त क्षमता थी और उन्होंने कितनी सक्रिय भूमिका निभाई। हमारे श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक आखिरी सवाल या विचार। हाँ, ये जरूर सोचें कि इन अनगिनत अक्सर अनदेखे जमीनी संघर्षों को समझने से भारत की आज़ादी की कहानी के बारे में हमारी समझ कैसे बदल सकती है। क्या आज़ादी का आंदोलन सिर्फ कुछ बड़े नेताओं द्वारा ऊपर से चलाया गया एक राजनीतिक अभियान था, या उसे नीचे से उठने वाले इन व्यापक और अलग अलग तरह के प्रतिरोधों ने बहुत गहराई से शक्ल दी थी और ताकत भी दी थी? अगर आपको ये चर्चा पसंद आई या इसने आपकी परीक्षा की तैयारी में मदद की, तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, स्क्रीन पर दिए गए स्कैनर पर हमें सपोर्ट करें और ऐसे ही और जानकारी भरे सेशंस के लिए परीक्षा स्टडी वॉल्ट को सब्सक्राइब करें।